हेलो डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगी। ज्योग्राफी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आज आपको कराऊंगी। उससे पहले आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अब आप राइस स्मार्ट यूट्यूब चैनल के साथ साथ राइस स्मार्ट जो ऑफलाइन सेंटर है दिल्ली मुखर्जी नगर पर, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ आप हमारा ऐप भी है प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ भी आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, आपको लेना है इस बार सिलेक्शन। हम तो आपकी सफलता में साथ हैं, तो आपको भी सीरियस होकर अपनी पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है। इसीलिए पूरी क्लास लेंगे और ईमानदारी से आप आंसर भी करेंगे। रिकॉर्डेड क्लास हो या लाइव क्लास हो, उसमें भी आप जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जरूर देंगे। आप बाद में अगर जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देखता है तो वो रिकॉर्डेड क्लास में भी चैट कर सकता है, आपके आंसर हम करेंगे। क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, टेस्ट करोगे नहीं, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो बच्चों, आज मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगी। और आपको तो पता ही है, राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एमटीएस एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, जो भी एग्ज़ाम करवाते हैं, एसएससी और बाकी वनडे एग्ज़ाम है, सभी के लिए तैयारी करवाई जाती है। और सभी के लिए जीडी एग्ज़ाम के लिए एसएससी गारंटेड बैच, 60 डेज़ गारंटेड बैच, बहुत सारे हमारे बैच हमने यहाँ पर पूरे भी किए हैं। जिन आप अगर उनका रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में से जितनी क्लास हमने जिस भी एग्ज़ाम के लिए ली, सभी टॉपिक वाइज हैं, 1 से लेकर जो भी जितनी भी क्लास हैं वहाँ तक सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगी। तो भाई प्लेलिस्ट जरूर चेक किया करो। साथ ही साथ आपको तो पता ही है, आपको हर क्लास का पीडीएफ मिलता है। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी ईमानदारी से आंसर देना है, पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, आंसर जरूर करेंगे बच्चे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज इज चीन, भारत, रूस या फिर यूएसए। तो विश्व का सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्र के अनुसार, तो वो है बच्चों रूस। और आपको पता है जो रूस है, रसिया है, जैसे ये आपका यूरोप है और ये एशिया, ठीक है। ये एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है। और ये जो हिस्सा है, ये जो रूस है, ये दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक ऐसा देश बताइए जो 2 महाद्वीपों में, 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। तो रूस ऐसा देश है जो दो महाद्वीप में फैला हुआ है। जो रूस है, इसका 70% भाग कहाँ पर है? एशिया में। और केवल 25% भाग है यूरोप में। लेकिन फिर भी ये यूरोपियन कंट्री है और यूरोप का सबसे बड़ा देश भी है। देखिए, अब विश्व का सबसे छोटा देश अगर हम बात करें, तो विश्व का सबसे जो छोटा देश है बच्चों, वो है आपका वेटिकन सिटी। वो कौन? वेटिकन सिटी। और अच्छी बात क्या है, वेटिकन सिटी भी कहाँ पर है? यूरोप में। वेटिकन सिटी भी यूरोप में है, रूस भी यूरोप में है। दोनों ये सबसे छोटे और सबसे बड़े, पूरे विश्व का सबसे छोटा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा यूरोप में है। अगर अब बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा देश लेकिन जनसंख्या में, तो आपको पता है आंसर है आपका चाइना, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है भारत। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा मतदाता, वोटर्स किस देश में है, तो आप बताओगे भारत में। क्योंकि यूथ जो युवा है वो हम भारत में सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में। तो इसका आंसर है भाई, याद कर लेना। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रूस कितने महाद्वीपों में फैला हुआ है, या जिस क्षेत्र में रूस फैला हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? तो यूरोप और एशिया जिस क्षेत्र में फैले हुए हैं, बीच में ये जो एरिया है, यहाँ पर यूराल पर्वत भी है। यूराल पर्वत के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इसको हम यूरेशिया, इस वाले क्षेत्र को यूरेशिया भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि रूस किस महाद्वीप में है या कहाँ पर है, ऑप्शन आपको एशिया मिले, यूरोप मिले और यूरेशिया भी मिले, तो आप फिर यूरेशिया पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो यूरोप और एशिया के बीच का भाग है जहाँ पर वो आपस में मिले हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूरेशिया। तो रूस यूरेशिया में है, तो ये भी ठीक है। रूस का अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल 75% ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते रहिए, कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। रेगुलर क्लास में रहना है राइस स्मार्ट के साथ और अपनी सफलता को इसी बार लेकर रहना है। पृथ्वी पर कुल जल में से एलावंट जल का भंडार लगभग कितना है? ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ, फ्रेश वाटर रिजर्व इज एज ए कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली। देखिए, हमारी पृथ्वी पर अगर हम बात करें 71% जल है पूरी पृथ्वी पर, और केवल 29% जो है वो है स्थलखंड। 29
केवल स्थलखंड है। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं ना, पृथ्वी पर पानी की कमी है, जल ही जीवन है, जल बचाइए, हम इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि जो ये 71% भाग है ये पीने योग्य नहीं है पूरा का पूरा। ज़्यादातर हमारे जो महासागरों में है जल, वहाँ पर है, महासागरों में पाया जाता है, लेकिन वो खारा है, वो पीने योग्य नहीं है। तो शुद्ध पानी जो है पृथ्वी पर केवल और केवल कितना, लगभग एलवन जल का भंडार लगभग केवल 3% है, ठीक है। और ज़्यादा परसेंटेज है मिनरल्स वाले समुद्र के पानी की। और सबसे शुद्ध पानी कौन सा होता है? बरसात का पानी सबसे शुद्ध पानी माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ इज लोकेटेड इन। तो आपको पता ही है ये प्रवाल भित्ति है। ये क्या है? कोरल रीफ को आप प्रवाल भित्ति भी बोल सकते हैं। अगर आपसे आ जाए विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, ठीक है ना। भित्ति मीन्स होता है दीवार, भित्ति मीन्स क्या होता है? दीवार। तो बच्चों समुद्र में एक जीव रहते हैं प्रवाल। कौन से जीव रहते हैं? समुद्र के अंदर प्रवाल जीव रहते हैं, जिसको आप मूंगा भी कहते हैं, ठीक है, और जिसको कोरल भी कहा जाता है। तो मूंगा भित्ति, प्रवाल भित्ति या कोरल भित्ति, कोई भी वर्ड आ जाए कंफ्यूज मत होना, वो है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। और समुद्र में रहने वाले जीव हैं, ये उनके मरने के बाद जब वो आपस में चिपक जाते हैं, उनकी जो बॉडी है, शरीर है, वो उससे बना हुआ है चूने से, क्योंकि वो चूने का भोजन करता है, तो उसकी वजह से वो चिपक जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ पर है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के कई बार आपको ऑप्शन मिलेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया किस तट पर है या किस दिशा में है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। ये भी आपको याद रखना, पूर्वी तट पर, ठीक है। और महासागर भी तो पूछ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो महासागर है दक्षिणी प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? दक्षिणी प्रशांत महासागर। भाई अपने दोस्तों को भी बुलाकर लाया करो क्लास में, सभी कमेंट सागर, सभी कमेंट किया करो। क्लास समझ में आ रही है, नहीं आ रही, क्लास कैसी लग रही है आपको बताया करो, अपने फीडबैक दिया करो और पढ़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, सुंडा गर्त स्थित है। सुंडा ट्रेंच लाइज इन अटलांटिक महासागर, प्रशांत हिंद या फिर आर्कटिक। सबसे पहले तो अगर हम बात करें गर्त किसको कहते हैं, तो बच्चों समुद्र के अंदर भी पर्वत भी मिलते हैं, मैदान भी मिलते हैं, गर्त भी मिलते हैं। गर्त मीन्स गड्ढा। विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मेरियाना ट्रेंच, जो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। लेकिन जो सुंडा गर्त है ये हिंद महासागर की गर्त है। कहाँ की? इंडियन ओशियन की सबसे गहरी गर्त। गर्त मीन्स होता है गड्ढा, ठीक है। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त प्यूर्टो रिको गर्त। प्रशांत महासागर की मेरियाना ट्रेंच, जो पूरे विश्व की भी सबसे गहरी गर्त है। और हिंद महासागर की गर्त का नाम है आपका सुंडा गर्त। तो कौन से महासागर में कौन से गर्त मिलते हैं, कौन से द्वीप मिलते हैं, कौन से मैदान मिलते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम बात करें अटलांटिक महासागर में बच्चों सबसे ज्यादा मैदान पाए जाते हैं, जबकि गर्त और ज्वालामुखी सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आंसर जरूर करना है, आंसर करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना ही है, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन है, मुख्य सीमा भ्रंश अलग करता है। द मेन बाउंड्री फॉल्ट सेपरेट्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपको ना MBF या MBT भी ऑप्शन में मिल जाएगा, MBT, ठीक है। अब इसका देखिए, मेन बाउंड्री फॉल्ट या मेन बाउंड्री, यहाँ मैंने टी लगाया थ्रस्ट। उसको फॉल्ट मीन्स भी दरार होता है और थ्रस्ट मीन्स भी दरार होता है। तो यहाँ पर मुख्य सीमा भ्रंश भी आपको मिल जाएगा या मुख्य सीमांत दरार भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये क्या है? हिमालय पर्वत फैला हुआ है, ये इस तरह से आपको पता ही है, हिमालय है, ये महान हिमालय, ये लघु हिमालय, फिर ये शिवालिक फैला हुआ है, शिवालिक। तो हिमालय को, भारत में जो हिमालय के भाग हैं वो 3 हैं, शिवालिक, ये शिवालिक है। अब क्वेश्चन है ये कहाँ पर है? तो देखिए, अब यहाँ पर जो ये हिस्सा है ना, ये ही आपका मुख्य सीमांत दरार, लघु और शिवालिक के बीच में, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो दरार है उसके द्वारा ये अलग हुए हैं। नहीं तो देखिए, अब ये बताइए, ये ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये ऐसे हैं। अब इनके बीच में क्या है? तो ये सारे हिमालय जो हमने भाग किए क्यों कर दिए? एक ही हिमालय हो सकता था, पर ये बीच बीच में जो हिमालय पर्वत है वो अलग अलग टुकड़ों में है। अब और उसके बीच में जो है दरार है ज़्यादातर, ठीक
ठीक है। तो जब महान हिमालय और लघु हिमालय अलग होते हैं, यहाँ पर है GBT, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, महान सीमांत दरार, और यहाँ पर MBF, या कंफ्यूज मत होना, MBT भी चल जाएगा, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में भी दरार है, महान और लघु हिमालय के बीच में भी दरार है। क्लियर यहाँ तक? तो आंसर है आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मात्रा में उर्वरक की खपत करता है, या सबसे ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करता है? कोई भी लैंग्वेज आ जाएगी। तो इनमें अगर बात की जाए तो ऐसा है आपका पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में सबसे ज़्यादा जो उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। और पंजाब मैदान का निर्माण किसने किया? सिंधु की 5 सहायक नदियों के द्वारा ये मैदान निर्मित है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो 5 नदियों ने पंजाब मैदान का निर्माण किया। यहाँ पर गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज बहुत अधिक होती है। यहाँ चावल की खेती के लिए अनुकूल दशाएं नहीं है, फिर भी पंजाब चावल की खेती भी करता है। और जो भूगोलवेता है वो मना करते हैं कि भाई नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि चावल कौन सी फसल है? चावल खरीफ की फसल है, जिसको बोते समय अधिक तापमान और सिंचाई की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर सिंचाई बहुत ज़्यादा की जाती है, उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। हमें जिस तरह से पृथ्वी ने प्राकृतिक दशाएं जिस क्षेत्र में की, उसी के आधार पर हमें आर्थिक क्रियाएं करनी जरूरी होती हैं। जहां पर खनिज पदार्थ दिए हैं वहां पर आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं। जहां अच्छी मिट्टी दी है, जिस फसल के लिए वो अनुकूल है, जलवायु जिस फसल के अनुकूल है वही लगाई जाए तो ठीक है। इससे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश नहीं होगा और हमारा और पृथ्वी का जो बैलेंस है वो आपस में बना रहेगा। हमें पृथ्वी को बचाकर भी रखना है। आप भी पेड़ लगाइए और पृथ्वी के साथ वैसा ही रिश्ता रखिए जैसे आप अपने घर से रखते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी हमारा अपना एक घर है। इसको बचाने की जिम्मेदारी, इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि हमें पृथ्वी पर रहना है। ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? आप तो जानते ही हैं बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, उसमें छोटी छोटी नदियां जब आकर मिलती हैं तो इनको हम ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियां कहते हैं। सोन, गोमती, यमुना, ये तो तीनों गंगा की सहायक नदी हैं, लेकिन जो इंद्रावती है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, इसलिए आंसर बनता है आपका ए। ठीक है। जबकि गंगा की और पूरे भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो है यमुना। यमुना गंगा में मिलती है प्रयागराज में। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है प्रयागराज, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद। लेकिन जो सरस्वती नदी है वो वहाँ पर नहीं दिखती, वो विलुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सभी आंसर करेंगे, लाइक करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स, सभी जगह आप शेयर जरूर करेंगे। क्लास को रेगुलर रहेंगे, सिलेक्शन लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने आप से वादा करना है और राइस स्मार्ट की टीम आपके पूरी साथ है। हम आपसे वादा कर चुके, जीएस की पूरी टीम आपके ऐसे क्वेश्चन ही कराती है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स वाले सर, इंग्लिश, करंट अफेयर, कंप्यूटर, सब टीचर्स, हमारी पूरी टीम आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बताएंगे। आपका जो एग्जाम है उस लेवल की चीजें पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको अभी साइंटिस्ट नहीं बनना, आपको एक एग्जाम क्लियर करना है। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, आपके जो प्रीवियस ईयर है उनको ध्यान में रखते हुए हम आपको चीजें करवा रहे हैं, क्योंकि अभी सिलेक्शन की जरूरत है, साइंटिस्ट आप बाद में बनेंगे। चलिए क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किसको बौनाग्रह कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बौनाग्रह या ड्वार्फ प्लेनेट? तो बच्चों इनमें से जो प्लूटो है उसको हम बोलते हैं बौनाग्रह। क्यों बोलते हैं? पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, अब 8 है, क्योंकि हमने प्लूटो को तो बौनाग्रह बोल दिया। प्लूटो को हमने क्या कर दिया? बौनाग्रह बोल दिया। क्यों बोल दिया? देखिए हर चीज की अपनी एक डेफिनेशन होती है। तो 2005 में क्या हुआ, ग्रह की नई परिभाषा दी गई। उसमें कहा गया ब्रह्मांड के ऐसे ठोस पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाएंगे। लेकिन जैसे पृथ्वी देखिए, लेकिन वो ही ग्रह कहलाएंगे, क्योंकि ग्रह चक्कर तो बहुत कुछ लगाता है, हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में वहाँ पर ठोस पिंड है। हम सबको ग्रह नहीं बोल सकते, ग्रह हम 8 को बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप पृथ्वी से समझिए, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा में, हमेशा 365 दिन में, और हर 4 साल बाद 366 दिन में। लेकिन ये भी फिक्स है ना, दिन फिक्स
फिक्स है और दिशा भी फिक्स है और रास्ता भी फिक्स है और जिसका अपना प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से चमकते हो। तो ये डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो अब प्लूटो क्या था, ये वरुण ग्रह की कक्षा में प्रवेश करता था, इसलिए बाकी चीजें तो इसकी ठीक है, निश्चित दिन है इसके, निश्चित कक्षा है इसकी, निश्चित, लेकिन घूमने जो ये रास्ता काटता है, निश्चित दिशा है इसकी, तो इसलिए हमने प्लूटो को वरुण ग्रह बोल दिया। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ग्रहों की नई परिभाषा कब दी गई, तो ग्रहों की नई परिभाषा दी गई थी 2005 में। प्लूटो को बौना ग्रह या ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया, 2006 में। किसने हटाया, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च सेंटर ने। भारत में जो अंतरिक्ष से संबंधित कार्य है वो कौन करता है, वो करता है इसरो। और आपको तो पता ही, अभी इसरो ने चांद पर अपना चंद्रयान भेजा है जो कि सफल रहा। तो और पिछली बार क्या होता, चंद्रयान 2 असफल रहा था। तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, अगर आप सबका पहला प्रयास सफल नहीं हो रहा है तो हताश होने की और प्रैक्टिस छोड़ने की, पढ़ाई छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस पर और मेहनत कीजिए, कहाँ कमी रही उसको देखिए, उसको नोट करें, अपनी कमियों को, और फिर काम करें। तो हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने भी तो यही किया। चंद्रयान 2 असफल रहा, उन्होंने समझा कि कहाँ पर गलती रही और फिर उस गलती को सुधारा और आज सफल रहा। चांद पर, दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन चुका। तो ऐसे ही मान लीजिए आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप मेहनत करें, क्या पता आप टॉपर बनने वाले लिस्ट में हो या एक अच्छी पोस्ट में जाने वाले हो। आप, भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो, लेकिन भगवान भी और मेहनत भी मेहनत मांगती है, सफलता भी मेहनत मांगती है। मेहनत से आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है भाई, आंसर जरूर करते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये मृदा दी हुई है, राज्य, किस राज्य में कौन सी मृदा पाई जाती है, देखते हैं कौन सा मैच गलत है। आप भी फटाफट से कमेंट जरूर करते रहे भाई। रेगुर महाराष्ट्र में बिल्कुल ठीक है, रेगुर मीन्स काली मिट्टी, रेगुर हम किसको बोलते हैं, काली मृदा को ही हम बोलते हैं। जलोढ़ उत्तर प्रदेश बिल्कुल ठीक, लाल और पीली छत्तीसगढ़, लेटेराइट पंजाब, ये आंसर गलत है क्योंकि पंजाब में तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पंजाब मैदान का निर्माण किया नदियों ने, और जब भी नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर आती हैं तो वो जलोढ़ मैदान का ही निर्माण करती है। तो आंसर आपका आ जाएगा लेटेराइट, क्योंकि पंजाब में मिलती है जलोढ़ मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। द पार्ट ऑफ द हिमालय एज बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज हिमालय। तो देखिए, एक तो हमने जो हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा, तो हिमालय का वर्गीकरण बच्चों दो तरह से आप पढ़ेंगे, एक तो राज्यों के आधार पर और दूसरा प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर जो रीजनल है वो है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, और वही हिमालय है तो उसका एक राज्यों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो ये पूछे तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में कौन सा पड़ेगा। तो देखिए मैं दिखा देती हूं आपको थोड़ा सा, हिमालय वही है, वर्गीकरण का आधार अलग अलग है, ये हिमालय है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ी सी ये लाइन, भाई आंसर जरूर करते रहिए भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। ये है पंजाब हिमालय, यहां पर कुमाऊं हिमालय, यहाँ पर नेपाल हिमालय, नेपाल भी है यहाँ, और यहाँ पर ये हिस्सा आ जाएगा असम हिमालय। ये राज्यों के आधार पर है, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम। तो ये इसका ना ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा हिमालय किन नदियों के बीच में है। तो देखिए जो ये आपका है पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच में है, कौन सी, सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय को हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। सतलज और काली, सतलज और जो काली नदी के बीच का है वो है आपका कुमाऊं हिमालय। नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता, काली और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है वो है नेपाल हिमालय। और असम हिमालय क्या कहाँ जाएगा, तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग, और दिहांग मीन्स होता है बच्चों ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल राज्य में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग। तो जो तीस्ता और दिहांग के बीच का हिमालय है वो क्या कहलाएगा, असम हिमालय। समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व लगाने को भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आप याद रखना भारत की पूर्व दिशा ये है, तो पूर्व में असम हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय और पंजाब हिमालय, या पश्चिम से आए तो
पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है। और अगर अब आपसे ये पूछ ले कि माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है किस देश में है, तो आपको पता ये नेपाल में है, लेकिन किन दो नदियों के बीच में है? तो किन दो नदियों के बीच में आ जाएगी? सतलज और काली नदी के बीच में आ जाएगी आपकी नेपाल में माउंट एवरेस्ट चोटी। तो इसको भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे ब्लैक गोल्ड या लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है? विच इज नोन एज द ब्लैक गोल्ड और लिक्विड गोल्ड। तो भाई इनमें से है आपका पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को हम बोलते हैं ब्लैक या लिक्विड गोल्ड। ये लिक्विड है, ब्लैक है, और इससे वाहन चलाए जाते हैं। तो जब वाहन चलाए जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? विकास होगा। परिवहन के साधनों के द्वारा ही और सड़क मार्ग के द्वारा ही, जो भी परिवहन के साधन है और परिवहन के जो भी ट्रांसपोर्ट हब है उनके द्वारा ही किसी भी देश का विकास होता है। तो विकास करना है तो हर चीज़ का ही विकास करना पड़ेगा। क्वेश्चन है बच्चों, किस महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट या अंध महाद्वीप? ठीक है। तो इनमें से अगर हम बात करें, अफ्रीका महाद्वीप को डार्क महाद्वीप या अंध महाद्वीप भी कहते हैं या ब्लाइंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों जो अफ्रीका है इसकी जो जलवायु है वो रहने योग्य नहीं है, अनुकूल नहीं है मानव विकास के लिए, क्योंकि अफ्रीका में थार डेजर्ट है, अफ्रीका में भूमध्य रेखा गुजरती है, वहाँ पर हर रोज़ बारिश होती है। दक्षिणी अफ्रीका थोड़ा चट्टानी है, वहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा भूख से मरने वाले लोगों की संख्या अफ्रीका में ही है, क्योंकि अफ्रीका की जो जलवायु है, अफ्रीका का जो धरातल है, वो वहाँ पर फसल उत्पादन नहीं होता। जितने भी आप हंगर इंडेक्स जो बनता है वो हमेशा जो 100 इंडेक्स में नंबर 1 पर रहता है वो अफ्रीका ही रहता है, अफ्रीका का कोई भी देश रहेगा। ठीक है ना। चलिए, तो अफ्रीका को हम बोलते हैं अंध महाद्वीप या डार्क कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो धूपगढ़ चोटी सबसे पहले हम बात करें किस पर्वत की है, तो पर्वत है धूपगढ़ का सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी है धूपगढ़, और ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और सतपुड़ा पर्वत से ही निकलती है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी निकलती है मध्य प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन सभी को याद करने हैं क्योंकि इसी बार लेना है सिलेक्शन। राइस स्मार्ट के साथ रहना है रेगुलर। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आपको क्लासेस मिलती हैं, आप कभी भी पढ़िए। और फिर किसी क्लास छूट जाती है इसलिए हमने प्लेलिस्ट बना दी, तो प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई डाउट है तो आप हमारे नंबर जो है 8282827099, बाकी आप जो डाउट है वो पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी। लेकिन पढ़िए, मेहनत कीजिए, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हमारी मेहनत भी काम आएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है आपकी सफलता में वो आपकी मेहनत है। हम कितनी भी मेहनत कर लें आपके लिए, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, अपनी कमजोरियों को नोट नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बच्चों नहीं होगा। राइस स्मार्ट आपको एक प्लेटफॉर्म देता है आपको गाइड करने का, सिखाने का, लेकिन सीखना आपको है। हम कितना भी सिखाएं, जब तक आप नहीं सीखेंगे कुछ नहीं होगा। तो सीखिए बच्चों, ठीक है, अपने भविष्य का निर्माण खुद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में सबसे पहले शुरू की गई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड? तो पता ही आपको हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने से। पूरे विश्व में हरित क्रांति लाई गई, ठीक है, और भारत में भी लाई गई 1960 के दशक में, जिसके जो पिता कहलाते हैं वो डॉक्टर स्वामीनाथन कहलाते हैं। और हरित क्रांति किस देश में पहली बार की गई? वो है आपका मैक्सिको, और मैक्सिको मीन्स उत्तरी अमेरिका। और भारत में हरित क्रांति के समय जो गेहूं प्रयोग किया गया वो भी मैक्सिकन गेहूं था। लेकिन भारत में हरित क्रांति असफल रही थी क्योंकि उसका उद्देश्य था पूरे भारत के राज्यों में, सभी राज्यों में गेहूं, चावल और सभी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। लेकिन फसलों को तो बहुत सारे भौतिक और मानवीय कारक प्रभावित करते हैं, तो भौतिक कारक ऐसे नहीं है, अनुकूल नहीं है कि सभी राज्यों में सभी खाद्यान्न फसलों को उगाया जाए। तो ये असफल रही, केवल चावल और गेहूं के लिए सफल रही, और यूपी, पंजाब और हरियाणा में ये सफल रही, बाकी राज्यों में असफल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ग्रेट मैन रोड रिवर किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द ग्रेट मैन मेड रिवर लोकेटेड? तो ये है आपकी लीबिया में। कहाँ पर है ये? लीबिया में है ग्रेट मैन मेड रिवर, ठीक है, रिवर समझते हो आप, नदी। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है?
वेयर इज द लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वेयर इन द वर्ल्ड लोकेटेड? सऊदी अरब, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। वेरी सिंपल, सऊदी अरब में है सबसे बड़ा पेयजल, क्योंकि डेजर्ट वाले एरिया है आपका जो सऊदी अरब है वहाँ पर, और आपको पता है दुबई और ये जो डेजर्ट वाले एरिया है वहाँ पर जलाशय बनाए गए हैं, पेयजल जलाशय। बाकी वैसे तो भारत में भी है, लेकिन वहाँ पर जो दुबई है उसमें कोई भी नदी नहीं है, वहाँ पर डेजर्ट है, तो वहाँ पर सऊदी अरब वाला ही एरिया पड़ता है वो उधर आपका। तो वो सारा का सारा ऑप्शन में, क्योंकि यही हमें करना पड़ेगा। और पेयजल सबसे बड़ा पेयजल जलाशय, देखिए सबसे बड़ा पेयजल जलाशय, यहाँ पर 2 पॉइंट बनते हैं, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर। अगर हम बात करें मानवीय, इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा उसमें कर दिया, उसमें अगर पेयजल जलाशय, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे ताजे पानी की झील कहाँ पर है? सुपीरियर झील, संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन वो प्राकृतिक है, ठीक है। और यहाँ पर सऊदी अरब में कृत्रिम है, तो आंसर दोनों ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय, सिंपल ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 आंसर आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ठीक है बच्चों। तो जो हमें ना ऐसे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन फंसते हैं कि सारे ऑप्शन ठीक लगते हैं, ऑप्शन ठीक ही नहीं लगते, लेकिन आप थोड़ा सा लैंग्वेज जरूर पढ़ना। प्राकृतिक जलाशय पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यहीं पर है। कृत्रिम पूछे तो सऊदी अरब में है, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर एसएससी ने दिया था वो सऊदी अरब दिया था, इसलिए मैं आपको सऊदी अरब बता रही हूँ, क्योंकि उनका मानवीय का कंसेप्ट होगा। प्राकृतिक पूछे तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका है, विश्व का सबसे बड़ा झीलें यहीं पर हैं, फ्रेश वाटर लेक्स। क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड? ओजोन गैस, जब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स, इसको हम बोलते हैं O3, जब ऑक्सीजन गैस के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं उसको हम बोलते हैं ओजोन। ओजोन गैस पृथ्वी की रक्षा करती है हमारे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। ये पाई जाती है समताप मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन गैस। वायुमंडल की पृथ्वी के सबसे पास वाली परत है क्षोभमंडल, उसके ऊपर है समताप मंडल, वहीं पर पाई जाती है ओजोन गैस। और ओजोन गैस को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का छाता या पृथ्वी का सुरक्षा कवच, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचा कर रखती है। और 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। क्या आप मनाते हैं? नहीं मनाते हैं तो मनाइए, क्योंकि हमें बचाना है पृथ्वी को, ठीक है ना। और ओजोन गैस क्या करती है? ओजोन गैस पृथ्वी की रक्षा करती है, लेकिन हमने CFC गैसों का इतना उत्सर्जन किया कि CFC गैसों ने क्या कर दिया? ओजोन गैस की मात्रा को कम कर दिया, जिसको हम ओजोन छिद्र या ओजोन होल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए, इनमें से कौन सी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार? तो भाई इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, उसी की लंबी नदी है इरावदी नदी। तो वैसे तो देखिए भारत की नदियों से भी क्वेश्चन आते हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी भी बड़ी बड़ी नदियों की याद कर लीजिए, और जितने भी महाद्वीप है हर महाद्वीप की बड़ी नदी के नाम याद कर लीजिए। जैसे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी आपकी? बड़ी है अमेजन, लंबी है नील। लेकिन उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी भी तो पूछ सकते हैं, वो है मिसिसिपी मिसौरी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे कियांग, है ना। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे डार्लिंग। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। तो इस तरह से आपको सभी महाद्वीपों की भी लंबी नदी याद करनी है, और भारत के पड़ोसी देशों की भी लंबी नदी आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रबड़ इन द वर्ल्ड? तो ये सबसे ज़्यादा रबड़ जो पैदा की जाती है वो पैदा की जाती है आपकी थाईलैंड में, ठीक है। अब क्या है, और विश्व में सबसे बड़े जो वन है वो है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में वन भी है, ब्राज़ील में कॉफ़ी बाउल भी है, कॉफ़ी बाउल कहा जाता है ब्राज़ील को। चलिए नेक्स्ट, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है बच्चों आपके कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कौन से संयंत्र कहाँ पर हैं ये भी मैचिंग में पूछते हैं, सिंगल भी पूछ लेंगे, कथन कारण में पूछ लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप सभी याद करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? बाय विच नेम इज द गंडक रिवर इन नेपाल नोन? तो गंडक नदी भारत की सहायक नदी है जो नेपाल से निकलकर भारत में आती है। इसको नेपाल में नारायणी के नाम से जानते हैं। किस क्या नाम से? नारायणी को बोलते हैं हम गंडक नदी, भारत में जब ये आती है। क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रचुरता है? विच पार्ट ऑफ अर्थ हैज द एब्डेंस ऑफ निकिल एंड
आयरन। तो पृथ्वी को स्वेस महोदय ने 3 परतों में बांटा। सबसे ऊपरी परत का नाम है सियाल, फिर है सीमा और फिर है आपकी निफे। निफे मीन्स होता है निकिल और फेरस, जो लोहे का रूप है। तो निफे में क्या होगा, सबसे पृथ्वी की आंतरिक परत निकिल और फे से आ जाएगा फेरस, जो लोहा ही है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चों आपके लिए। तो ये थी आपकी आज की क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी। सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। और रेगुलर रहना है, हर क्लास का पीडीएफ के लिए आपको करना है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, और आप कर सकते हैं कॉल हमें 8288270999 नंबर पर। खुश रहें, जीवन में आगे बढ़ें बच्चों। थैंक यू एंड गुड लक।